गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं रश्मि सिंह आप सभी का आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप लोग के जेएसएससी सीजीएल का जो सिलेबस है उसमें से हम लोग अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं, ग्रामर के पोर्शन में समास कवर कर रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी आपका महेश्वर सूत्र, संधि, कारक ये सारा जो है कंप्लीट हो चुका है। उसके साथ साथ उच्चारण स्थान। तो जो लोग पहले वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके पहले के वीडियोस देख लीजिए और अपना ग्रामर पोर्शन एक बार रिवीजन कर लीजिए। समास में आपका जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है वो सारा हो चुका है। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपका अव्ययी भाव समास है और तत्पुरुष समास है, ये कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व, द्विगु इसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास हम लोग किसको बोलते हैं, जिस समासिक पद का अधिकरण, अधिकरण मतलब आधार, एक हो या समान हो उसे क्या कहते हैं, समानाधिकरण तत्पुरुष समास। उसी को कर्मधारय समास भी कहा जाता है। ऐसी वस्तुएं जिनका अधिकरण समान या एक हो, मतलब जिसका बेस एक होता है, वैसे वाले को हम लोग क्या कहते हैं, अधिकरण तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। अर्थात ऐसी वस्तुएं जिनका अधिकरण समान या एक हो। यदि फॉर एग्जाम्पल यज्ञदत्त और देवदत्त एक ही आसन पर विराजमान हो तो वह आसन दोनों का अधिकरण होता है। मतलब कोई भी आदमी एक ही, जैसे एक ही चटाई है उस पर कोई दो बैठा है तो दोनों का आधार क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो सेम इसी तरीके से कर्मधारय समास में भी होता है। अलग अलग आसन रहने पर वैधिकरण कहलाता है। अगर आप अलग अलग बैठे हैं, सेपरेटली बैठे हैं तो उसको क्या, वो क्या हो जाएगा, वैधिकरण। और अगर एक ही आधार है तो वो क्या हो जाएगा, समानाधिकरण। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, कृष्ण सर्प, एग्जाम्पल है कृष्ण सर्प। सर्प का कालापन सर्प के साथ रहने पर यहाँ क्या हुआ है, समानाधिकरण हुआ है। क्या हुआ है, सांप क्या है, काला है। और इसमें आप देखिए जो आपका विभक्ति है दोनों में सेम है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये समानाधिकरण समास इसको कहा गया है। तत्पुरुष समानाधिकरण समास जो होता है, जो कर्मधारय समास भी बोलते हैं, वह तत्पुरुष समास जिसमें पहला पद दूसरे पद का विशेषण हो या दोनों पद अधिकरण या एक समान हो उसे समानाधिकरण कर्मधारय तत्पुरुष समास कहते हैं। कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का ही एक भेद है। कहीं कहीं पे इसको अलग भी है, किसी किसी बुक में आप देखेंगे अलग से कर्मधारय भी एक्सप्लेन किया गया है और कहीं कहीं पे इसको समानाधिकरण तत्पुरुष समास भी कहा जाता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और कर्मधारय समास पहचानने का बहुत सारा तरीका, जैसे कि कर्मधारय समास में हमेशा क्या होगा, उपमा उपमेय का भाव रहेगा। एक उपमान होगा, एक उपमेय होगा, या फिर उसमें एक संज्ञा होगा और दूसरा विशेषण होगा, या दोनों पदों की विभक्ति एक ही रहेगी, या जो दोनों पद आपका दिया हुआ है इन दोनों पद में विभक्ति क्या रहेगा, सेम रहेगा। दोनों पद में विभक्ति सेम रहेगा। तो इस समास में कर्मधारय समास जो हम लोग बोलते हैं तो इसका डेफिनेशन आपको कहीं कहीं पे ये भी होगा, इस समास में उपमान उपमेय या विशेषण विशेष उपयोग होता है, अर्थात प्रायः दो पद प्रयुक्त होते हैं। कोई भी समास आप देखेंगे तो दो पद ही होते हैं उसमें, और विशेष बात यह है कि दोनों शब्द प्रायः एक ही विभक्ति में प्रयुक्त होते हैं। कर्मधारय समास में क्या होता है कि दोनों जो पद है उसमें विभक्ति क्या होगा, सेम होगा। इसमें और तत्पुरुष समास में केवल यही अंतर है कि तत्पुरुष में द्वितीया से लेकर सप्तमी विभक्ति तक चिन्हों का प्रथम पद में प्रयोग होता है। जितना भी आप सब तत्पुरुष समास के भेद पढ़े हैं द्वितीया से लेकर सप्तमी तक, उसमें आप देखेंगे कि चिन्हों का प्रथम पद में प्रयोग होता है। जो भी कारक के चिन्ह लग रहे हैं उसमें कहाँ पे प्रयोग होता है, प्रथम पद में प्रयोग होता है, इसमें नहीं होता है। जैसे आप देखेंगे एग्जाम्पल, नील कमलम,
नील कमलम का अगर विग्रह करते हैं तो क्या हो जाएगा, नीलम कमलम। नील जो है क्या हो जाएगा, नीला जो कलर है वो एडजेक्टिव विशेषण बोल सकते हैं, और कमल क्या है, कमल लोटस फ्लावर जो है, तो वो क्या हो जाएगा, संज्ञा या विशेष्य हो जाएगा। तो इसमें जो नील कमल है, तो इसमें एक साफ पता चल रहा है कि एक विशेषण है, दूसरा विशेष्य है। तो विशेषण विशेष्य का भाव हो रहा है, दोनों में आप देखिए जो आपका विभक्ति है सेम ही यूज हो रहा है। तो ऐसे समास जो होंगे जिसमें विशेषण विशेष्य का भाव होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कर्मधारय समास। तो इसको पहचानने का क्या तरीका है, विशेषण विशेष्य होगा, दोनों पदों की विभक्ति एक ही होगी, जो दोनों पद हम लोग विग्रह करेंगे तो दोनों पद का विभक्ति क्या होगा, एक होगा। प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद, जो पहला पद है आप देखिए नील कमल में, तो नीला क्या है, विशेषण है, कमल क्या है, विशेष्य है। तो प्रथम पद और द्वितीय पद संज्ञा हो या दोनों पद जो हैं आपका विशेषण हो, ऐसा भी हो सकता है। जैसे आप देखेंगे नवम अन्नम, इसका विग्रह करके क्या बनेगा, नवान्नम। तो नवम क्या हो जाएगा, विशेषण, और अन्नम क्या हो जाएगा, विशेष्य। उसी तरीके से आप नीलम उत्पलम देखिए या नील कमलम देखिए, तो नीलम उत्पलम में भी नील क्या है, विशेषण है, और उत्पलम कमल क्या है, विशेष्य है। तो ये क्या हो जाएगा, कर्मधारय का एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा है सुंदर नरः, इसका विग्रह आप करेंगे तो सुंदर नरः, सुंदर क्या है, विशेषण है, और नरः क्या है, विशेष्य है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए घन श्यामः, घन इव श्यामः, बादल के समान काला। घन श्यामा मतलब बादल के समान काला। तो इसमें क्या दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं मतलब कि कंपेयर कर रहे हैं उपमान उपमेय की तरह। तो इसमें क्या आया है, कर्मधारय समास आया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका मुख कमलम, मुखम कमलम इव, मतलब जिसके बारे में बता रहे हैं उसका मुख क्या है, कमल के समान है, कमल के जैसा है। तो मुखम कमलम इव, तो इस तरीके से जब उपमान उपमेय का भाव रहेगा तो कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, तो इसको पहचानने का तरीका आपको पता चल गया कि किस तरीके से पहचानते हैं। कुछ कुछ एग्जाम्पल और हैं, जैसे कि कुछ का पुरुष, इसको अगर हम लोग विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुत्सित पुरुष। ठीक है, तो कुछ अलग से एग्जाम्पल भी आप देख लीजिए, कुत्सित पुरुष या फिर कुपुत्र, कुत्सित देश, कुदेश, तो ये सब क्या है, कर्मधारय का ही एग्जाम्पल है। दो चार और एग्जाम्पल है, थोड़ा सा अलग है, वो आप देख लीजिए। जिसको कर्मधारय समास में जातीय और देशीय शब्दों के रहने पर, जातीय और देशीय शब्दों के रहने पर भाषित पुष्क और उंग रहित स्त्रीलिंगवाची पूर्व पद को पुद उद्भाव होता है, और पूर्व पद क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग शब्द और पुल्लिंग शब्द हो जाता है। जैसे कि आप शब्द देखेंगे महानवमी, ठीक है, या कृष्ण चतुर्दशी, महाप्रिया, सुंदर नारी, ये सब भी क्या है, कर्मधारय समास ही है। जैसे सुंदर नारी, इसको आप विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, सुंदर अलग नारी अलग। ठीक है, सुंदरो चासो नारी च, तो ये क्या हो जाएगा, इसको भी कर्मधारय समास ही बोलेंगे। या फिर आप महानवमी, तो महानवमी में आप अगर सिंपल उसको विग्रह करते हैं तो अश्विन शुक्ल नवमी भी बोल सकते हैं। जो महानवमी हम लोग का जो नवरात्रि का समय होता है उसी समय महानवमी महाअष्टमी होता है, तो आप इसको विग्रह कीजिए तब भी ये कर्मधारय समास ही आएगा। और ऐसे भी आप देखेंगे तो महा और नवमी का भी आप देखेंगे क्या है, विशेषण और विशेष्य का भाव इसमें है। तो कुछ अलग से एग्जाम्पल है, वो भी आप देख लीजिए कौन कौन से एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है आपका एक इसमें सूत्र है, जैसे नए विशिष्ट अक्त प्रत्यांत सुबंध के साथ नए रहित अक्त प्रत्यांत सुबंध का विकल्प समास होता है। जैसे कुछ कुछ शब्द है उसमें आप देखिए, जैसे समस्त पद है कृता कृतम, कृता कृतम में कौन सा समास है, और इसमें आपके क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको एक शब्द या पद देकर पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा समास है, या विग्रह करके पूछा जा सकता है कि कौन सा समास है। आगे आप जैसे अव्ययी भाव पढ़े थे तो उसमें अव्यय शब्दों से पता होता था, तत्पुरुष समास में आपको कारक के भेद या चिन्ह उसके याद रहते तो उससे आप पढ़ लेते। तो
तो उसी तरीके से क्या होता है, कुछ कुछ वर्ड देकर भी आपसे पूछा जा सकता है, जैसे दत्ता दत्तम। तो दत्ता दत्तम में कौन सा समास है? ये एक दो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो सकता है अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए कि दत्ता दत्तम में कौन सा समास है या भुक्ता भुक्तम में कौन सा समास है। तो आप इसको उसी तरीके से विग्रह कीजिए, भुक्तम च अभुक्तम च, भुक्तम च और अभुक्तम च। तो इसमें कौन सा समास हो रहा है? कर्मधारय समास। उसी तरीके से दत्ता दत्तम, दत्तच अदत्तच, तो इसमें भी क्या हो गया? कर्मधारय समास। ठीक है। और कुछ ऐसा है जैसे कि आपको इव लिखा रहेगा, जैसे एक एग्जांपल मैंने बताया घन श्याम, तो घन इव श्याम, तो कौन सा समास हो गया? कर्मधारय समास। उसी तरीके से चंद्रोज्ज्वल, चंद्र की तरह उज्ज्वल, विग्रह करेंगे तो क्या होगा? चंद्र इव उज्ज्वला, मतलब आप उससे कंपेयर कर रहे हैं, चंद्र इव उज्ज्वला। इसमें कौन सा समास हो गया है? कर्मधारय। कर्मधारय क्यों हुआ है? क्योंकि इसमें किसी की उपमा दी जा रही है। जिस वस्तु से किसी की उपमा दी जाए वह वस्तु उपमान, और जिसकी उपमा दी जा रही है वह उपमेय हो जाता है। तो जहां पे उपमा उपमेय या विशेषण विशेष का भाव होता है तो वहां पे कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। ठीक है। या दो, अभी मैंने ऊपर में मुख कमलम बताया था, पुरुष व्याघ्र बताया था, तो ये सब क्या है? कर्मधारय के एग्जाम्पल है। एक होता है रूपक कर्मधारय, उपमान और उपमेय के अभेद स्थापित करते हुए समास, वह रूपक कर्मधारय कहलाता है, जिसमें उपमान और उपमेय का अभेद स्थापित हो रहा है। वो कौन सा समास हो जाएगा? रूपक कर्मधारय। फॉर एग्जाम्पल आप एक दो एग्जाम्पल याद कर लीजिए जो थोड़ा सा अलग है, जैसे कि ये शोक सागर, तो शोक एव सागर, अगर इसको विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? शोक एव सागर। इसमें कौन सा समास हो गया? कर्मधारय समास। या ज्ञान धनम, ज्ञान धनम को विग्रह कीजिए तो क्या होगा? ज्ञानम एव धनम। तो कौन सा समास हो गया? यहाँ पे कर्मधारय समास हो गया। तो इसी तरीके से आप कर्मधारय समास समझ गए किस तरीके से पहचानना है और क्वेश्चन कैसा आएगा। क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पद देकर पूछा जा सकता है, या विग्रह करके पूछा जा सकता है, या आपको अनसीन पैसेज, जैसे आपके 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन में भी ऐसा हो सकता है कि 5 to 10 क्वेश्चन आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाए और पैराग्राफ में अंडरलाइन करके कुछ पूछा जाए कि इसमें कौन सा समास है, या फिर उसी से आपको संधि पूछा जा सकता है, या वहां पे आपसे उपसर्ग प्रत्यय भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा नहीं कि 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाएगा। मान लीजिए कोई शब्द दे दिया गया, उससे आपका मूल धातु पूछ देगा, या फिर शब्द रूप पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सी विभक्ति है, या कौन सा वचन है, या कौन सा लिंग है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ग्रामर के क्वेश्चन पूछने के बहुत सारा तरीका है। आपसे पैसेज से पूछा जा सकता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जा सकता है, या एक सेंटेंस देकर भी पूछा जा सकता है। तो आप इस चीज को जितने अच्छे से रिवाइज करके रखिए उतना अच्छा है, क्योंकि मैं इसलिए बार बार रिवाइज इसलिए बोल रही हूँ कि ये जो आपका सिलेबस है, ग्रामर पोर्शन ऐसा है जो आप स्कूल लेवल में 6 to 10 में तो ये सारा पढ़े ही हैं, ऐसा कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं आप। अब जब स्कूल में होंगे, छोटे होंगे, तो आपने संधि पढ़ा ही होगा समास, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय, ऐसा कुछ टफ नहीं है जो नहीं पढ़े। बस एक आध क्वेश्चन जो है जो कहीं पर एक्सेप्शनल है वो आप एक बार देख लीजिएगा बुक खोलकर। अब तक तो आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर ही चुके होंगे। अगर एग्जाम 16-17 को है तो उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस कवर हो चुका होगा। अगर नहीं भी हुआ है तो 25 सेट्स है, उसमें 1000 क्वेश्चन का डिस्कशन हो किया गया है, और एक एक चैप्टर, एक एक पोर्शन को कवर किया गया, और उसमें विद एक्सप्लेनेशन है। तो आप वो सेट्स देखकर सारा रिवीजन कर सकते हैं कि लास्ट मोमेंट में आपको कुछ नहीं मिल रहा है और आज आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो उसमें जो 1000 क्वेश्चन है और भी कमिंग जितने भी टाइम बचे हैं उसमें और भी एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो आप वो क्वेश्चन देखकर रिवीजन कर सकते हैं और अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जिसमें कि आपका जितना भी सिलेबस है सारा कवर किया गया है। ठीक है। उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि इस समास में भी अंतिम पद का स्वरूप विग्रह करने पे ज्यों क्या त्यों ही रहता है, क्योंकि प्रायः पहले प्रयुक्त पद बाद में प्रयुक्त शब्द का विशेषण होता है।
अतः प्रथम पद की विभक्ति वचन और लिंग भी अपने विशेष की विभक्ति वचन लिंग के समान ही प्रयुक्त होती है। जो प्रथम पद में होगा वो दूसरे पद में भी वैसे ही विभक्ति हो जाएगा, वचन हो जाएगा, लिंग हो जाएगा। ये किसकी बात हम लोग कर रहे हैं? कर्मधारय समास की। कर्मधारय समास हो गया। आप पहचान लेंगे किसको कहते हैं। नेक्स्ट होता है द्विगु समास। द्विगु समास, तो द्विगु समास हम लोग उसको बोलते हैं जिसका प्रथम पद क्या होता है? संख्यावाचक, मतलब वो नंबर वाला होता है। किसी भी तरीके का नंबर वाला पद होगा तो वो कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। इसका सूत्र भी क्या कहलाता है? संख्या पूर्वो द्विगु। एक सूत्र है इसका, संख्या पूर्वो द्विगु, मतलब तद्धित उत्तर पद तथा समाहार के विषय में जिस कर्मधारय समास में प्रथम पद संख्यावाची हो और दूसरा पद संज्ञा हो तो उसे क्या कहते हैं? द्विगु कहते हैं। ठीक है, या आप सिंपल लैंग्वेज में पढ़ें तो जिस समास में पहला पद जो है संख्यावाचक होगा और इसका विग्रह प्रथम पद में षष्ठी के द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा? वैसे समास क्या कहलाएंगे? द्विगु समास कहलाएंगे। जैसे कि कुछ शब्द है, आप देखिए, सप्तर्षि या फिर त्रिभवन, पंचवटी, चतुष्पदी, सप्तशती, पंचापत्रम, अष्टाध्यायी, पंचमूली। तो इसमें जितने भी मैंने शब्द बोले उसमें आप देखिए क्या है? पहला संख्यावाचक शब्द है। जैसे त्रिभुवनम, तो इसमें 3 आ रहा है, त्रयाणाम भुवनाम समारह इति। तो जहां भी संख्यावाचक शब्द होगा वहां पे क्या हो जाएगा? द्विगु समास। जैसे आपका एग्जांपल दिया है सप्तर्षि, सप्तनाम ऋषिणाम समाहारः, 7 ऋषियों का समूह। तो यहाँ 7 क्या है? नंबर है। तो नंबर जहां पे होगा वो कौन सा समास कहलाएगा? द्विगु समास कहलाएगा। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है पंचग्रामम, विग्रह कीजिए, पंचानाम ग्रामाणाम समाहारः, 5 गांवों का समूह। समाहार मतलब समूह। तो पंचानाम ग्रामाणाम समाहारः, 5 गांवों का समूह। कौन सा समास हो गया? द्विगु समास। इसी तरीके से दिया त्रिदिनम, त्रयाणाम दिनानाम समारः, जहां भी संख्यावाचक होगा वो क्या हो जाएगा? द्विगु समास होगा। त्रिजटा, त्रिशिणाम जटानाम समारः, 3 जटाओं का समूह। उसी तरीके से दिया त्रैमातुर, त्रिशनाम मातृनाम अपत्यम पुणाम, 3 माताओं की पुरुष संतान। तो ये सब क्या हो गया? जहां भी संख्यावाचक शब्द हो वहां पे क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप त्रिभुवनम बताया मैंने, पंचवटी, चतुष्पदी, सप्तशती, तो जहां भी संख्यावाचक शब्द है वहां पे क्या हो गया? द्विगु समास। ऐसे आप याद रखिए कि चाहे अष्टाध्यायी हो, पंचापत्रम हो, तो ये सब इसमें कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। तो बहुत इजी, इसमें ज्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है, बस शब्द देखना है, नंबर है तो आप उसमें क्या लगाएंगे? द्विगु समास लगाएंगे। इसके बाद आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में हमेशा जब भी आप विग्रह करेंगे तो इसमें एक वर्ड आता है च। च अक्षर हमेशा आएगा, जिसको कि हम लोग संस्कृत में क्या बोलते हैं? और बोलते हैं। तो द्वंद्व समास च, और के अर्थ में विद्यमान या 2 अधिक सुबंतों का समास, या 2 शब्द होता है, इसीलिए हम लोग जब भी कोई 2 बात बोलते हैं तो उसमें हिंदी में क्या बोलते हैं? और लगाते हैं, ये भी वो भी, या खाना और पीना, खाना पीना। ठीक है, तो इसी तरीके से संस्कृत में क्या लगता है? च शब्द लगता है। च मतलब क्या होता है? और। तो इसको हम लोग चार्थे द्वंद्व भी कह सकते हैं। चार्थे द्वंद्व ये सूत्र है। यदि 2 या 2 से अधिक संज्ञाएं और शब्द से जोड़ दी जाए तो वहां द्वंद्व समास कहलाता है। जब 2 या 2 से अधिक संज्ञा या शब्द, संज्ञा मतलब जो भी शब्द हो, ये संज्ञा हो या कुछ भी हो, वहां च से जोड़ा जाए तो वहां पे क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चार्थे द्वंद्व, 4 ऑप्शन दे दिया है कि ये क्या है? चार्थे द्वंद्व का मतलब क्या है? तो ये क्या है? द्वंद्व समास का सूत्र है। ठीक है, तो समझ गए, इस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है। विग्रह करते समय च पद का प्रयोग किया जाता है। इसमें 2 या 2 से अधिक पदों का भी प्रयोग किया जाता है, किंतु सभी पद प्रथमांत ही प्रयुक्त होते हैं। 2 या 2 से अधिक भी, कभी कभी 4 पद भी आता है, लेकिन प्रयुक्त कैसे होंगे? जैसे प्रथम वाले होते हैं उसी तरीके से।
फॉर एग्जाम्पल 4 पद वाला होता है, जैसे हम लोग बोलेंगे राम कृष्ण, ठीक है, तो विग्रह क्या होगा, रामश्च कृष्णश्च इति राम कृष्ण, ठीक है। तो इसमें क्या था, 2 पद है, राम और कृष्ण। इसी तरीके से 4 पद वाले भी शब्द होते हैं। अगर हम बोलेंगे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो इसमें भी क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। तो इसमें क्या हम लोग विग्रह कैसे करते हैं, च लगा के। जैसे कि दूसरा शब्द है, आप देखिए मयूरी, मयूर कुक्कुट, विग्रह करेंगे तो क्या होगा, मयूरी च कुक्कुटश्च। तो इसमें कौन सा समास हो गया है, द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास के ये एग्जाम्पल थे, जैसे कि कुक्कुट मयूरो हो गया, मयूरी कुक्कुट हो गया, या पानी पदम हो गया। तो पानी पदम का विग्रह करेंगे तो कैसे होगा, पानी पदम मतलब, पानी पादम मतलब हाथ और पैर, तो पानी च पादौ च मतलब हाथ और पैर। तो च आ रहा है, 2 पद आ रहा है, तो वो क्या हो गया, द्वंद्व समास हो गया है। उसी तरीके से आपका हस्ता पादम, हस्तौ च पादौ च हाथ और पैर, हंस, तो हंसश्च हंसीश्च मतलब हंसो बोल रहे तो हंस भी है हंसिनी भी है, तो इसमें कौन सा समास हो गया है, द्वंद्व समास। उसी तरीके से एग्जाम्पल है माता पितरौ, माता च पिता च, अगर सिर्फ पितरौ है, पितरौ दिया हुआ है, तब भी वहां पे माता पिता दोनों को कंसिडर करना है, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास। नेक्स्ट एग्जाम्पल है राम लक्ष्मण भरत, रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च, इसमें क्या है, 3 पद है, तो 3 पद है और च लग रहा है, तो क्या हो गया, द्वंद्व समास। नेक्स्ट है फल पुष्पे, फलश्च फलम च पुष्पम च, तो क्या हो गया, फलम और पुष्प, तो कौन सा समास हो गया, द्वंद्व समास। तो जितने भी हम लोग एग्जाम्पल देखें, इसमें क्या समास का विग्रह करते समय थोड़ी सावधानी आवश्यक है। अगर आप विग्रह कर रहे हैं तो इसमें आवश्यक है, क्यों, जैसे हस्त पादम कहने से इनका विग्रह हस्तम पादम न करके क्या हुआ, हस्तो और पादो करेंगे। क्यों, क्योंकि किसी का भी 2 हाथ होता है ना, सिर्फ भगवान ही होते हैं जिनके 4 हाथ या 10 हाथ होते हैं। तो यहाँ पे हस्तो चौ पाद चौ करेंगे, क्योंकि हाथ और पैर क्या होता है, द्विवचन वाले शब्द ही है। सबका हाथ पैर, किसी का 3 तो नहीं होगा, बहुवचन हो सकता है अगर वो भगवान है। जो नॉर्मल इंसान है उन लोग को तो 2 ही हाथ पैर होंगे, तो यहाँ पे क्या है, द्विवचनांत पद है, हाथ और पैर 2-2 होते हैं, 2 से ज्यादा तो नहीं होता है, इसलिए इनका विग्रह द्वितीय वचनांत पदों के द्वारा ही करेंगे। ठीक है, जब ऐसा होगा, जब आपको पता है कि उसका नंबर 2 ही होता है, तो वहां पे क्या करेंगे, जो हम लोग द्वितीय विभक्ति लगाते हैं उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। इसी प्रकार अन्य उदाहरणों में आप व्यवहारिकता को देखते हुए विग्रह करेंगे, तो आपका जैसा एग्जाम्पल होगा उसके अकॉर्डिंग विग्रह करेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता, मुझे नहीं लगता है कि विग्रह पूछा जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, में भी विग्रह करके दे सकते हैं, या फिर अगर सब्जेक्टिव होता तब आपको बोला जाता है कि समास के पूरे भेद लिखिए, विग्रह करके लिखिए, तब होता। लेकिन यहाँ तो वैसा क्वेश्चन नहीं है, आपको सिर्फ टिक लगाना है, तो मे भी आपको विग्रह करके दे दिया जाए या फिर पद देकर पूछा जाए। जैसे कि आपको शब्द दे दिया जा सकता है गौरी शंकरौ, गौरी शंकरों में कौन सी समास है, तो आप विग्रह करेंगे गौरीश्च शंकरश्च, तो कौन सा समास हो गया, द्वंद्व समास हो गया। तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यही अगर आपका सब्जेक्टिव होता है कि आपको 50 मार्क्स में, जैसे यूपीएससी में होता है कि अगर आपको पूछा जाता है कि संधि के भेद से उदाहरण डिस्कस कीजिए या फिर समास के भेद लिखिए, तब आपको पूरा समास का जितना भेद है विथ एग्जाम्पल, और जहां जहां पे सूत्र का जरूरत अगर आपको लग रहा है कि सूत्र देना पड़ेगा, तब वहां पे आपको विथ सूत्र पूरा डिस्कशन करना होता है। लेकिन इस एग्जाम में आपका ऐसा नहीं है, आपके जो 100 क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव ही आएंगे, तो इतना डिटेल उसमें नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है बहुव्रीहि समास, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुव्रीहि समास। बहुत लोगों को कर्मधारय और बहुव्रीहि में क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है। तो बहुव्रीहि समास किसको कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक पद किसी अन्य शब्द का विशेषण होकर आते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास। मतलब इसमें क्या होता है, 2 पद तो होता है लेकिन किसी स्पेसिफिक उसका मतलब होता है, तब वहां पे क्या होता है, बहुव्रीहि समास। यद्यपि यह भी विशेषण विशेष्य का समास है, किंतु इसकी विशेषता यह है कि यह दोनों पद मिलकर तीसरे पद की विशेषता बताते हैं। इसको भी विशेषण विशेष्य कहते हैं, लेकिन इसमें क्या है,
वो किसी और पद का एग्जाम्पल देते हैं, वो खुद नहीं देते हैं। जैसे कि है पीताम्बरा, तो पीताम्बरा में भी आप देखिएगा तो एक विशेषण है, एक विशेष्य है, लेकिन पीताम्बरा का मतलब क्या होता है? भगवान विष्णु। पीतम अंबरम यशस, पीतम अंबरम यश असौ पीताम्बरा। जो पीला वस्त्र धारण करते हैं, कौन करते हैं? भगवान विष्णु करते हैं ना। लेकिन आजकल आप फोटो में देखिएगा तो ज्यादातर भगवान जो है पीला वस्त्र ही पहनते हैं। लेकिन पीताम्बरा बोलने का अर्थ क्या होता है कि हम लोग भगवान विष्णु के बारे में बता रहे हैं। तो इसमें क्या है? बहुब्रीहि समास वही होता है जो अपना अर्थ छोड़कर कोई स्पेशल अर्थ देते हैं, कोई स्पेशल मीनिंग बताते हैं, तो वो क्या हो जाता है? बहुब्रीहि समास हो जाता है। तो इसके भी बहुत भेद भी है, कहीं कहीं पे इसका कुछ सूत्र भी दिया हुआ है। ठीक है। जैसे कि सिंपल एग्जाम्पल में ये सब है जो आपका एग्जाम्पल दिया हुआ, दशानन, निर्गत बल, वीणा पाणी, प्राप्तोदक, ये सब क्या है? सिंपल एग्जाम्पल है। जैसे दशानन का मतलब सबको पता है, 10 सर किसके हैं? हम लोग किसी के तो नहीं है, किसके हैं? रावण के हैं। तो 10 आनानी यशस्य, 10 सर किसके हैं? रावण के हैं। तो अगर आपको दशानन दिया हुआ है तो आप ये नहीं कीजिएगा कि 10 संख्यावाचक है तो इसको हम द्विगु समास बोलेंगे। दशानन का मतलब ही है रावण, तो स्पेशल इसका अर्थ है, रावण बहुत स्पेशल था, तो स्पेशल अर्थ बता रहा, तो ये कौन सा समास हो गया? बहुब्रीहि समास हो गया है। उसी तरीके से निर्गत बल, निर्गतम बलम यस्मात् स। ठीक है। वीणा पाणी, वीणा पाणी आपको पता है किसको बोलते हैं? सरस्वती देवी को बोलते हैं। तो वीणा पाणी होगा तो वीणा पाणो यस्या स। आप इसमें विभक्ति का ध्यान रखिएगा। उसके बाद है प्राप्तोदक, प्राप्तम उदकम यशस्य। तो इसमें आप जितना सारे एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको क्या डायरेक्ट एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे शांति प्रिया, चक्रपाणी, दत्त धन, चंद्रशेखर, पीताम्बर, ये सब क्या है? बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल है जिसका अलग अर्थ आएगा। जैसे कि आपका है अगर आपको शब्द दे दिया श्वेतांबरा, ठीक है, या लंबोदर, नीलांबरा, तो ये आपको पता है किसके बारे में कहा जा रहा है? या लंब कर्ण। तो लंबो कर्णो यशस्य किसको बोलते हैं? गंधर्व को बोलते हैं। या फिर श्वेतांबरा, श्वेतांबरा किसको बोलते हैं? सरस्वती देवी को बोलते हैं। तो श्वेतम अंबरम यस्याश। तो जिसका एग्जाम्पल इस तरीके का है, मतलब जो अपना स्पेशल मीनिंग देते हैं, वो क्या हो जाते हैं? बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। तो इसमें जितने एग्जाम्पल आप एक एक बार देख लीजिए, क्या क्या एग्जाम्पल है? दशानन, निर्गत बल, वीणा पाणी, प्राप्तोदक, शांति प्रिय, चक्रपाणी, अरूढ़ वानर, दत्त धनम, चंद्रशेखर, पीताम्बर। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन होगा कि आपको डायरेक्ट इसी से पूछ, जो एग्जाम्पल दिया इसी से क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है। इसमें उतना कोई टफ नहीं होता है। इसमें आपको सिर्फ यही याद रखना है कि ये अपना स्पेशल अर्थ देते हैं। इसमें और भी 2-4 एग्जाम्पल है। पीताम्बर तो आपको याद ही रहेगा। उसके बाद कुछ कुछ है जिसमें कि तुल्य योग बहुव्रीहि भी कहा जाता है, जहां तुलना कर रहे हैं। जैसे सह तथा तृतीयांत संज्ञा के साथ बहुव्रीहि समास होता है, जहां पे सह लगा हुआ है। सह मतलब साथ में। एक दो एग्जाम्पल उसका भी आप देख लीजिए। जैसे सराधिक, सराधिक, तो इसको अगर आप विग्रह करेंगे तो क्या होगा? राधिकाया सह इति। तो राधिका के साथ कौन रहते हैं? राधा का नाम हमेशा किन से जुड़ता है? श्री कृष्ण से जुड़ता है। तो अगर आपका सराधिका शब्द है तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि आप विग्रह करेंगे तो हो जाएगा राधिकया सह इति, राधिका के साथ। तो कौन हो गए? श्री कृष्ण हो गए। उसी तरीके से स सीता, तो सह सीता किसको बोलेंगे? सीता के साथ, सीतया सह इति। तो सीता के साथ हमेशा किनका नाम आता है? राम। तो इसमें आपको जो सूत्र बताया गया तुल्य योग बहुव्रीहि, मतलब जब हम लोग सह धातु और किसी के सह सहेती तुल्य योग्य अगर जब बोलेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे सपरिवार या सपत्निक। तो सपरिवार मतलब परिवारेण सह विद्यमान। जैसे आप शादी के कार्ड आते हैं, इन्विटेशन कार्ड आते हैं, तो उसमें सपरिवार लिखा रहता है। तो सपरिवार शब्द जो है क्या है? बहुव्रीहि समास है। परिवारेण सह विद्यमान, इसका विग्रह होगा।
जैसे सपत्निक, पत्न्या स विद्यमान, सपत्निक। तो जहां पे ऐसा, जैसे कि स राधिक, स सीत, स जल, स परिवार, ऐसा शब्द होगा तो वहां पे कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास होगा। एक दो और एग्जाम्पल है वो देख लीजिए, जैसे केसा केसी। तो केसा केसी में क्या है? केसा केसी जो होता है उसका क्या मतलब हुआ? केसा केसी जैसे कि वो कोर्ट केस वाला नहीं, जैसे कोई दो लोग लड़ रहे हैं तो कभी कभी लड़ते हुए ज्यादा वायलेंस हो जाता है तो एक दूसरे का बाल पकड़ के जो लड़ाई होता है उसको बोला जाता है केसा केसी। केशेषु केशेषु गृहीत्वा इदम युद्धम प्रवृत्तम इति, मतलब एक एक बाल पकड़ के मारना किसी को। तो इसमें भी कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि। जब आपको बहुत गुस्सा आ जाए और जब आपका लड़ाई का एक्सट्रीम पॉइंट आ जाए और आपके हाथ में कुछ नहीं है कि फेंक के मारे या किसी से मारे, तो क्या होता है? बाल पकड़ के सीधे लड़ाई होता है। तो केसा केसी अगर शब्द है तो उसमें क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास होगा। या मुक्का मुक्की, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है, और बाकी जितने भी एग्जाम्पल मैं बता चुकी हूँ उसी में से क्वेश्चन आ जाएगा, इतना टफ नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका नए समास। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें पहचाने का क्या तरीका है कि इसमें न होता है, मतलब नेगेटिव होता है। इसे नए तत्पुरुष भी कहा जाता है क्योंकि यह तत्पुरुष समास का ही भेद है, इसको तत्पुरुष समास का ही भेद मानते हैं। इस समास में अभाव का अर्थ निहित होता है, न मतलब जो चीज प्रेजेंट नहीं है, तथा समस्त पद में प्रारंभ में अ या अन का प्रयोग होता है। जहां पे अ या अन का यूज हो तो वहां पे क्या हो जाता है? वो चीज नहीं है। जैसे निर्धन, ठीक है, तो निर्धन न हो रहा मतलब पैसा नहीं है, गरीब जो है, तो उसके लिए कौन सा समास हो जाएगा? नए समास हो जाएगा। इस विषय में यह नियम उल्लेखनीय है कि यदि शब्द स्वर से प्रारंभ होता है, इसमें एक नियम है वो आप देख लीजिए कि यदि शब्द स्वर से प्रारंभ होता है तो समास के प्रारंभ में अन का प्रयोग करते हैं। अगर स्वर से प्रारंभ हो रहा है तो समास के प्रारंभ में क्या करेंगे? अन का प्रयोग करेंगे। और यदि वही व्यंजन से आरंभ होता है तो उसके पहले क्या आ जाएगा? अ आ जाएगा। तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि अगर स्वर से प्रारंभ हो रहा है या व्यंजन से प्रारंभ हो रहा है। अगर स्वर से प्रारंभ होता है तो क्या हो जाएगा? यदि शब्द स्वर से प्रारंभ होता है तो समास के प्रारंभ में अन का प्रयोग होगा। अगर स्वर से स्टार्ट हो रहा है तो ठीक है, जैसे कि आप स्वर देखिए अब्राह्मण, ठीक है, तो यहां पे क्या आ रहा है? विग्रह करेंगे तो क्या होगा? न ब्राह्मण, ठीक है, अब्राह्मण शब्द है तो विग्रह कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? न ब्राह्मण। इसमें क्या दिया आपका? यदि शब्द स्वर से प्रारंभ हो रहा है, अगर स्वर से प्रारंभ होगा तो समास के प्रारंभ में क्या हो जाएगा? अन लगेगा, ठीक है। तो आपको वो शब्द देखना है कि उसमें स्वर है या व्यंजन है। अब जैसे कि अब्राह्मण, अशक्त, असुंदर, ये सब में क्या है? व्यंजन है, तो क्या लगा है? अन लगेगा, ठीक है। यदि शब्द स्वर से प्रारंभ होता है तो समास के प्रारंभ में अन का प्रयोग होगा, और यदि व्यंजन से प्रारंभ हो रहा है तो पहले क्या हो जाएगा? अ लग जाएगा। तो ब्राह्मण, शक्त, ये सब क्या व्यंजन है, तो व्यंजन के आगे क्या लगा है? अ लगा है। इसी प्रकार शब्द के प्रारंभ में अ या अन को देखकर भी इस समास की पहचान हम लोग सरलता से कर सकते हैं। स्वर व्यंजन देख के भी कर सकते हैं कि ये कौन सा समास है। किंतु विग्रह करते समय दोनों प्रकार के पदों में न का समान रूप से प्रयोग होता है, लेकिन जब हम लोग विग्रह करेंगे तो दोनों पदों में न का समान रूप से प्रयोग होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, अब्राह्मण, अनुपस्थिति, अशक्त, अनीश्वर, सब में क्या लगा है? न लगा है। न कहां पे लग रहा था? आप ऊपर पढ़े, न कहां पे लग रहा है? स्वर व्यंजन वाला आप याद रखिए कि न कहां पे लगेगा। जैसे कि अगर समस्त पद में अ या अन का प्रयोग होगा, इस विषय में क्या नियम आपको बताया गया? यदि शब्द स्वर से प्रारंभ हो रहा है तो अन होगा, और व्यंजन से प्रारंभ होगा तो क्या लग जाएगा? अ लगेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान देना। वैसे भी शब्द देखकर आप बता देंगे कि कौन सा समास है इसमें। जैसे अनुपस्थिति, अशक्त, अनीश्वर, असुंदर, अनागतम, अविद्या, अनश्वर, असत्यम, ये सब में क्या है? नए समास है। या अकृतम, अनुच्चरितम, अविकला, तो विग्रह करना है इसका इजी है, सिर्फ न लगाना है। तो ये सब में कौन सा समास हो गया है? नए समास हो गया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं अलुक समास। कहीं कहीं पे इसके क्वेश्चन आते हैं, और बाकी जो समास था इसमें जितना भी था उसमें सब इजी है, सूत्र है, कहीं कहीं पे एग्जाम्पल है। तो जो भी एग्जाम्पल है जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं वही सब है, कुछ नया ऐसा नहीं है। जैसे नेक्स्ट समास है आपका अलूक समास।
अलूक समास हम लोग किसको बोलते हैं? जहां पूर्व शब्द में प्रयुक्त विभक्ति का लोप नहीं होता है, अर्थात शब्द का विभक्ति के साथ ही प्रयोग होता है। जो शब्द है उसका विभक्ति के साथ ही प्रयोग करेंगे वह अलूक समास कहलाता है। यह भी तत्पुरुष समास का ही एक भेद है, जैसे देवानाम प्रिय, ठीक है, आत्मनेय पदम, दुरागत, परस्मेय पदम, पश्योत्तहर, वाचस्पति, अंतेवासी, ये सब क्या एग्जाम्पल है? खेचरा, युधिष्ठिर, सरसिजम, ये सब में क्या है? उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि इन पदों में अन्य समस्त पदों की विभक्ति के समान विभक्ति का लोप नहीं होता। इसमें क्या होता है? विभक्ति का लोप नहीं होता, अपितु यह विभक्ति समास विग्रह की अवस्था में तथा समस्त पद दोनों में क्या होता है? ज्यों का त्यों ही प्रयुक्त होता है, विभक्ति हटता नहीं है। इसीलिए क्या कहा जाता है? इसको अलूक कहा जाता है। ठीक है। लूक का अर्थ क्या होता है? लोप। लुक जो हम लोग बोलते हैं लोप होना, गायब होना। इंग्लिश का लुक मतलब देखना नहीं, यहाँ हिंदी का लुक क्या होता है? लुक मतलब लोप हो जाना। और अ से तात्पर्य क्या होता है? अलुक, मतलब जो लोप नहीं हो रहा। तो इस समास में क्या होता है? विभक्ति और जो होता है उसका लोप नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? हम लोग क्या कहते हैं इसको? अलूक समास कहते हैं। विभक्ति इसमें ज्यों का त्यों रहता है, इसे अलूक लोप जहां विभक्ति समास कहा जाता है। मतलब लूक का क्या होता है? लोप होना, लेकिन यहाँ पे लोप नहीं होता है। जो जैसा विभक्ति में, जितने भी आप ऊपर एग्जाम्पल देखे तो उसमें उसी विभक्ति में रहता है। जैसे कि आप इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल क्या था? सरसिजम, विग्रह करेंगे तो सरसी जायते, यही होगा। युधिष्ठिर, तो उसका विग्रह करेंगे तो यही होगा। देवानाम प्रिय, अंतेवासी, ये है शुर, तो ये सारा क्या है? अलूक समास का एग्जाम्पल है। इसमें कुछ और एग्जाम्पल है कुछ और समास है, जैसे कि एक दो समास आप सुने होंगे, मयूर व्यंजक आदि तत्पुरुष समास। तो ये कौन सा समास होता है? अलूक समास तो आप समझ गए कि युधिष्ठिर है, सरसिजम है, जिसमें कि जो भी समास है जिसमें विभक्ति का लोप नहीं होगा। तो कुछ कुछ समास होता है केवल समास, मयूर व्यंजक आदि समास। तो इस समास में क्या होता है? ऐसे तत्पुरुष समास जिनमें नियमों का प्रत्यक्ष उल्लंघन किया गया हो उसे मयूर व्यंजक आदि तत्पुरुष समास कहा जाता है। व्यंजक मयूरा, मतलब इसमें क्या होता है? नियमों का प्रत्यक्ष रूप से उल्लंघन किया गया है, तो उसको क्या कहा जाता है? मयूर व्यंजक तत्पुरुष समास। जैसे कि हम लोग एक्सेप्शनल केसेस पढ़ते हैं, तो इसमें समास में जो मयूर व्यंजक समास है, क्या है? इसका अपवाद है। व्यंजक मयूर, मयूर व्यंजक मतलब चतुर्मोर, मयूर व्यंजक का मतलब चतुर्मोर। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, अन्यो राजा, राजंतरम, या अन्यो ग्राम, ग्रामांतरम, ये सब क्या है? मयूर व्यंजक आदि समास का एग्जाम्पल है। जैसे निश्प्रचम, निश्चितम च प्रचितम चेती, तो ये जो है क्या हो जाएगा? समास का अपवाद जो है। तो अपवाद समास कौन सा? मयूर व्यंजकादि समास है। इसमें एक दो एग्जाम्पल आप याद रखिए तो आप आंसर कर सकते हैं। जैसे मयूर व्यंजका हो गया, राजंतरम हो गया, ग्रामांतरम हो गया, ये सब किसका एग्जाम्पल है? मयूर व्यंजक आदि समास का है। बाकी जितने भी इसमें समास थे वो सारा मैं कवर करा चुकी हूँ। तो जो लोग आज पहली बार देख रहे होंगे वो प्लीज जाके समास जहां से स्टार्ट हुआ है वहां से देख लीजिए। और इसमें मैक्सिमम ग्रामर का जो पोर्शन था आपका, महास्वर, सूत्र, उच्चारण स्थान, संधि, समास, कारक, ये सारा कवर हो चुका है। नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें आप क्या पढ़ेंगे? प्रत्यय पढ़ेंगे। उसमें भी कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय ये पढ़ना है। तो वो ज्यादा टफ होता नहीं, सिंपल जो प्रत्यय है वो सारा इंपॉर्टेंट जो सूत्र होता है, कहीं कहीं सूत्र है, स्त्री प्रत्यय में भी सूत्र है, कुछ कुछ सूत्र है, वो सूत्र आप देख लीजिए तो आपका कवर हो जाएगा। तो आपका जो ग्रामर पोर्शन था आपके सिलेबस में जो जो मेंशन था वो सारा ग्रामर हो चुका है, बस प्रत्यय बचा है। और शब्द रूप धातु रूप तो वो तो आप खुद ही कर सकते हो, उसमें तो कुछ पढ़ाने का है नहीं। तो आप शब्द रूप धातु रूप वो पढ़ लीजिए एक बार, और जितना भी ग्रामर का मैं करा चुकी हूँ वो एक बार आप वीडियो देख लीजिए। इससे क्या होगा? आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। संधि हुआ, समास हुआ, कारक हुआ, महस्व, सूत्र हुआ, वो सारा आप एक बार देख लीजिए। और जो क्वेश्चन सीरीज है उसको आप देखिएगा तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। बहुत लोगों का कहना था प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन डालने का, तो ऑलरेडी जो 1000 क्वेश्चन है आप उसको देखिए, उससे भी आपका रिवीजन ही हो रहा है और टाइम मिलता है। तो मैं और भी जो
जितने भी एग्जाम हुए, नेट, सीटेट, ये सारे एग्जाम के क्वेश्चंस है। अगर आप कहीं और भी देख रहे होंगे तो वही क्वेश्चंस को बार बार रिपीट किया जा रहा है, और कुछ क्वेश्चन तो सिलेक्टेड है जो हर एग्जाम में आते हैं। तो अगर आप 25 सेट्स देखते हैं, 1000 क्वेश्चन वाला सेट देख लेते हो, तो उसमें आपको इजीली 50 to 60 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो एज इट इज आ जाएंगे। तो आप वो सब क्वेश्चन देखिए, रिविजन कीजिए, और एग्जाम को ज़्यादा टाइम नहीं है तो सीरियसली अगर किसी टॉपिक में आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आगे के स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 1 2 3 4 जो चैप्टर है उसको बार बार रिविजन कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन उससे थोड़ा टफ आ सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड स्टे ट्यून फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।